a और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है h। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट v a इंटू एच के बराबर होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो वाटर है वो प्रेशर अप्लाई करेगा चारों तरफ से। जो साइडों का प्रेशर है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जितना प्रेशर साइड से एक साइड से लगेगा उतना ही प्रेशर दूसरी साइड से लगेगा। टॉप से प्रेशर कम लगेगा क्योंकि उसकी डेप्थ है कम। इसकी डेप्थ है हमारे पास कितनी, h1 की, ठीक है। और बॉटम की जो डेप्थ है वो हमारे पास कितनी है, h2 की। तो ऑब्वियसली में बॉटम में डेप्थ ज्यादा होने की वजह से वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम नोटिस करें कि इन दोनों हाइट्स का, इन डेप्थ्स का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, h2 माइनस h1, ये बराबर होगा h के, जो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, तो प्रेशर जो बॉटम पे लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, रो जी h2 के, और जो प्रेशर टॉप पे लग रहा होगा वो बराबर होगा रो जी h1 के। हमने पढ़ा है कि अपथ्रस्ट जो है, ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट इज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बॉटम जो कि बड़ा है माइनस प्रेशर ऑफ टॉप, विच इज रो जी h2 माइनस रो जी h1, ठीक है। उसके बाद डेल्टा P बराबर हो जाएगा, रो जी हम कॉमन निकाल लेंगे तो दिस विल बिकम h2 माइनस h1। ये हमारे पास डिफरेंस इन प्रेशर आएगा। लेकिन हमने ऑलरेडी पर डिफाइन कर लिया है कि h2 माइनस h1 किसके बराबर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। h के, ठीक है। आई थिंक डेंसिटी को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स मेक इट सेंस, इसको सेंसिबल बनाते हैं। ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है ये अप्लाई हो रहा है किस पे, सॉलिड के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और सॉलिड्स में जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, F अपॉन ए के। क्योंकि ये डिफरेंस इन प्रेशर है तो डिफरेंस इन फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा डिफरेंस इन प्रेशर। ये डिफरेंस इन फोर्स क्यों और एरिया क्यों सेम है, तो आंसर ये है कि दोनों साइडों का ऊपर का एरिया और इसका नीचे का एरिया सेम है, लेकिन ऊपर प्रेशर कम है नीचे प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब है फोर्स का डिफरेंस आ रहा होगा, ऊपर फोर्स कम होगी नीचे फोर्स ज्यादा होगी। तो ऊपर जो है वो लेस फोर्स है और बॉटम में मोर फोर्स है। और इसी फोर्स का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट। यानी ये जो फोर्स का डिफरेंस है इसको हम बोल सकते हैं अप थ्रस्ट, हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से। एरिया इज सेम एट बॉटम एंड टॉप, ये कंसिडरेशन हम ले सकते हैं। एफ अपॉन डेल्टा एफ अपॉन ए किसके बराबर है, रो जी एच, ये वैसे का वैसे नीचे उतर आया। अच्छा जी, नाउ डेल्टा एफ इज बेसिकली फोर्स डिफरेंस जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। यू कैन राइट इट डेल्टा एफ और यू कैन राइट इट यू। ये यू किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच, और ये जो ए यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन मेक सेंस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि v इज इक्वल टू ए एच के बराबर हो जाएगा।
तो U इज इक्वल टू रो जी वी हमारे पास, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। अब ये वॉल्यूम किसका है? सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड displaced by object as it is in the fluid। ठीक है जी। तो ये जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, इसी को हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट पानी में जाएगा, फ्लूइड में जाएगा, तो कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, और जो फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है जी। यहां तक कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। कॉपी हो गया यहाँ तक? जी सर हो गया। सर इससे पीछे वाला एक मिनट दिखाएंगे। राहीन कहाँ बेटा, क्या लिखा हुआ है बताओ? हो गया सर, हो गया। राहीन बेटे, क्या चीज समझ में नहीं आ रही? हाँ ये राहीन मैंने कल करवाया था, ऑब्वियसली कल मैंने कराया था, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं दोबारा कॉपी नहीं करना, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी हम कह रहे हैं कि अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू रो जी वी, ये होता है हमारे पास। ठीक है जी। फोर्स बिल्कुल अब थ्रस्ट के इक्वल है, जो फोर्स का डिफरेंस आ रहा है ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स का, उसको हम अब थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के, यानी अब थ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगी? रो वी जी। प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, this is volume of fluid displaced। ठीक है जी। नॉट द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, सिर्फ वो वॉल्यूम पानी का या फ्लूइड का जो ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की वजह से डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब रो इंटू वी की जगह मैं एम में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? एम इंटू जी, वेयर एम इज द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ था ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की वजह से, उस पानी का मास ये है एम, क्योंकि हमने डेंसिटी को सिंपली उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है जो पानी का डिस्प्लेस हुआ था। सर और एम जी बोले। ये मास वन वॉल्यूम किसी भी, चाहे फ्लूइड हो या सॉलिड हो, सब पे अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल सही है, सब पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि डेंसिटी की यही इक्वेशन है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके। ठीक है। अब हामिद, लेकिन एक बात यह है कि डेंसिटी अगर एक ग्लास में पानी हो या एक कतरे पानी हो, तो डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी ना। जी जी जी। इसलिए हमने डेंसिटी तो वही रखी है, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ वो वाला लिया है जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है ना। ओके सही। अच्छा, अब क्या कंक्लूजन हमारे पास डेवलप हुआ? mg किसके बराबर होता है? वेट। वेट के। वेट के। लेकिन ये वेट किसका होगा? ये वेट उस पानी का होगा जो क्या हुआ है? डिस्प्लेस। यानी U is equals to W, where W is the weight of the fluid displaced।
ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अपथ्रस्ट का फोर्स किसके बराबर होता है। तो मैंने आपसे याद है वो जो डायग्राम बनाई थी बोर्ड के ऊपर, मैंने कहा था कि जो पानी डिस्प्लेस होके गया है डिस्प्लेसमेंट कैन से सिलेंडर के अंदर, अगर मैं उस पानी का वेट निकाल लूं तो वही पानी का वेट किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का फोर्स किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होता है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? बहुत ही सादा लैंग्वेज में, किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी अपथ्रस्ट लगती है, तो जितना पानी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया होगा पानी में जाने की वजह से, उसका अगर हम वेट निकाल लें तो वही वेट किसके बराबर मान लिया जाएगा, उस पे लगने वाली अपथ्रस्ट के बराबर माना जाएगा। Does anyone have any question in that? तो एम जी हो गया, ये दोनों वॉल्यूम काटते हैं, मतलब रो एम अपॉन वी और वी जी का वी भी काट दिए। देखो रो इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू रो जी वी, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जी रो इंटू वी, ये किसके बराबर होगा, मास के बराबर हो जाएगा। जी डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो मास, तो मास को पुट किया और फिर mg की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वेट पुट कर दिया, बस सीधा सीधा। ओके। ठीक है, कोई चीज इश्यू है तो अभी भी पूछ लो। जी जी, नहीं ये समझ आ गया। क्वेश्चन करेंगे इसका आप लोग? मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, एक सेकंड बस इसको कॉपी करें एक मिनट मुझे। अभी बड़े रिसेंट ईयर्स में इसका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन करवाता हूँ। आज इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों है क्लास की? सर कुछ बच्चे ना स्कूल भी आए हुए हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। खून चूसने के लिए? जी खून चूसने के लिए? हाँ हाँ। क्या पता लाइट गई भी हो, कल थोड़ी सी बारिश हो गई। नहीं कुछ कुछ दिख तो रहा है मुझे, कुछ यहाँ दिख रहे थे मुझे यस वाले। आप लोगों ने नहीं किया ब्लड डोनेट है? सर किसी को डायरेक्ट चाहिए होगा तो दे देंगे ब्लड, इंडस वालों को नहीं। और आप लोग क्या कर रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? अभी तो उठे हैं सर, अभी देखते हैं। अभी सो के, अभी सो के उठे हो? हाँ क्लास से पहले 5 मिनट पहले तो उठा हूँ। अच्छा ये पहली क्लास है तुम लोग की अभी? जी सर, आपकी पहली क्लास ही होती है हमारी। नहीं कंप्यूटर की क्लास पहले होती है हमारी। हाँ जिनका कंप्यूटर नहीं है। एक्चुअली फाइंडिंग दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा, 2017 में था या 18 में था। सो अच्छा जी, चलें ये भी एक 2017 का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी दैट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं तो ये 2017 में अक्सर बच्चों ने जब रीटेक दिया था तो दे वर सेइंग कि दे वर हैविंग इशू इन दिस क्वेश्चन। एक इस सवाल में जी हम लोगों को इशू हो रहा था, तो लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। फिर मैं वो दूसरा क्वेश्चन भी ढूंढता हूँ जो मैं करवाना चाह रहा था। वो भी मिल गया, नहीं वो नहीं मिला अभी। अच्छा जी चलें, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट।
Reference of this question is October November 2017. October November 2017, paper 22. Okay, paper 22. जी, क्वेश्चन में कह रहा है a spring attached to one end to a fixed point and hung vertically with a cube attached to other end. The cube is initially held so that the spring has zero extension. ठीक है, तो एक क्यूब जो है उसको हम अटैच कर रहे हैं वन एंड से, ठीक है, और हमने उसको दूसरे एंड को एक जगह से जोड़ा हुआ है, और क्यूब को इनिशियली हमने ऐसे, यानी इस मास को नीचे से यकीनन हमने हाथ से कोई फोर्स लगाई भी होगी, इसको स्प्रिंग को हमने ऐसे रखा हुआ है कि इस वक्त इसमें किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं है, किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं, ओके, यानी इस वक्त अनएक्सटेंडेड स्प्रिंग है। अच्छा जी, इस क्यूब का वेट कितना है बच्चों? 4 न्यूटन, जो हमें इस डायग्राम में बताया गया है। द क्यूब हैज अ वेट ऑफ 4 न्यूटन एंड द साइड इज 5.1, एक साइड 5.1 है और दूसरी साइड भी 5.1 है, क्योंकि क्यूब है। द क्यूब इज रिलीज्ड and it sink into the water as the spring extended. The cube reaches the equilibrium with the depth of 7 centimeter below the surface. The density of the water is 1000 kg per meter cube. Calculate the difference in pressure exerted by water on the bottom face and on the top face. तो आपको difference in pressure को calculate करना है जी। ये कैसे calculate होगा? सर अब थ्रस्ट है ना, मतलब डायरेक्ट? नहीं, अब थ्रस्ट को तो फिर हम बाद में हम रिप्लेस करते हैं ना उससे, वो डेल्टा पी को हमने रिप्लेस किया था ना उससे। तो अभी आपने सिंपल डेल्टा पी करना है, यानी बॉटम का प्रेशर कैलकुलेट करें, टॉप का प्रेशर, और उनको माइनस करना है। तो अगर तुम लोग को याद हो ये जो डेरिवेशन है, लेट मी शो यू वंस अगेन, दफा दोबारा दिखाता हूं तुम लोगों को। तो डिफरेंस इन प्रेशर मैंने कैसे निकाला था? डिफरेंस इन प्रेशर के लिए बॉटम के प्रेशर को मैंने टॉप के प्रेशर से माइनस कर दिया था, है ना? सही है जी जी सर। और एक्चुअली में जब मैंने ऊपर की बॉटम की हाइट में से टॉप की हाइट को माइनस किया था, तो ये एक्चुअली में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था, ये देखो सिंपली, और वही डिफरेंस इन प्रेशर है। यानी अगर तुम्हें डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है तो क्या करो, सिंपली डेंसिटी ले लो पानी की, ग्रेविटी की वैल्यू ले लो, और सिंपली उसको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें डिफरेंस इन प्रेशर मिल जाएगा। इज दैट राइट? यस। ठीक है ना? क्योंकि सवाल में अगर नोटिस करो तो सवाल में उसने हमें ये नहीं बताया, ये तो बताया है कि बॉटम वाली डेप्थ कितनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऊपर वाला हिस्सा कितनी डेप्थ पे। और अगर चाहो, बहुत दिल चाह रहा है, तो फिर 7 में से 5.1 माइनस करके ऊपर वाली डेप्थ निकाल सकते हो, लेकिन इतनी ख्वारी करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर हमें डेल्टा पी निकालना है तो उसके लिए सिंपली हम रो जी एच लगाएंगे, जिसमें एच जो होगी दैट इज हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेंसिटी कितनी गिवन है हमें? 1000। ग्रेविटी कितनी है? 9.81। और हाइट हमें कितनी गिवन है? सर कुछ को खुद भी तो अच्छा सही है। अच्छा जी, और हाइट कितनी गिवन है इस ऑब्जेक्ट की? 5.1 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर्स है ना? Can anyone tell me what is the difference in pressure? 500.31. रियाज साहब, मैंने ये नहीं बोला कि डिफरेंस इन प्रेशर अपथ्रस्ट होती है, मैंने बोला है ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट इज डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, उसकी बनने की वजह में प्रेशर डिफरेंस शामिल है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है बेटा? 500.31. ये रहीन, आप तो 5301 कह रही हैं। राहीन, आपने इसको 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई किया है? 500.31 मेरा ख्याल है ये आंसर सही है, पास्कल्स। जी सर 500.31 आ रही।
इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट, यूज योर आंसर टू शो दैट द अपथ्रस्ट ऑन द क्यूब इज 1.3। अच्छा, बाय द वे, अब मैंने क्या किया था, अपथ्रस्ट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि डेल्टा पी किसके बराबर है, डेल्टा एफ अपॉन ए के। और ये डेल्टा एफ को मैंने क्या बोला था, ये क्या है, ये क्या है, अपथ्रस्ट है। तो मुझे करना क्या है कि सिंपली जो मेरा डिफरेंस इन प्रेशर आया है इसको मुझे मेरे एरिया ऑफ द क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एरिया ऑफ द क्यूब कैसे निकलेगा है भाई? हमें उसकी साइड्स गिवन है, कितनी है? सर 5.1 का स्क्वायर ले लेंगे सिंपल। 5.1 का स्क्वायर लेंगे, लेकिन 5.1 का स्क्वायर नहीं लेंगे एक्चुअली में, उसको वो कन्वर्ट मीटर में, करके, मीटर में। हाँ मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे। तो डेल्टा एफ जो कि रियासा अब थ्रस्ट हमें मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 500.31, और इसको हम क्या करेंगे 5.1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस क्यूब का एरिया आपके पास एल स्क्वायर के बराबर होता है। सर ये क्या किया आपने, ये समझ नहीं आया। ये क्या किया मैंने हामिद, इसमें मैंने पहले एरिया को उधर ले गया, तो ये डेल्टा एफ किसके बराबर आ गया, डेल्टा पी इंटू ए के बराबर आ गया। ठीक है हामिद, क्यूब का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर, या तुम चाहो तो 2 दफा कर लो, 5.1 मल्टीप्लाई बाय 5.1, हाँ सही सही। मर्जी, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने बस ये किया, और डेल्टा पी की वैल्यू मैंने ये निकाली थी हमें 500.31, उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे अपथ्रस्ट मिलने कितनी चाहिए, 1.3 न्यूटन के आसपास आनी चाहिए वैल्यू। 1.3 न्यूटन आ रही है। ठीक है, 30 सही। चेक कर लीजिए सारे, टेक योर टाइम एवरीवन। सर फिर प्रेशर के सारे ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से ही होंगे, ये जो आपने डेरिवेशन करवाई। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है पास पेपर का? क्वेश्चन नंबर 2 है। सर सारे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं क्या? हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 2 में आता है इसका प्रेशर का सवाल ना। हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बाय द ऑन द स्प्रिंग बाय द क्यूब व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम इन वाटर। हाँ भाई, अब ये बताओ कि अपथ्रस्ट का फोर्स हमें कितना मिल गया है बच्चों, 1.3, ठीक है। अपथ्रस्ट का कितना फोर्स है, वेट टोटल बाय द वे इसका कितना है, 4 न्यूटन्स। सर अपथ्रस्ट सॉरी, हमें वो कितना फोर्स क्वेश्चन मिला है, दिखाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या थे सर प्लीज? इस क्वेश्चन ये कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग बाय द क्यूब व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम इन द वाटर। ठीक है जी, ठीक है सर। 2.9। हाँ दैट्स वेरी सिंपल नाउ, 2.9, क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम में है तो डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन है और अपवर्ड फोर्स ऑलरेडी अपथ्रस्ट का हमें कितना मिल गया है, 1.3। तो बताइए अब स्प्रिंग अपना कितना रो हिस्सा प्ले कर रहा होगा उसके अंदर।
तो हम सिंपली क्या करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट बराबर लेंगे टेंशन प्लस अप थ्रस्ट की, क्योंकि स्प्रिंग में टेंशन का फोर्स होगा। टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T इज इक्वल्स टू F4 इज इक्वल्स टू T प्लस 1.3। तो ये माइनस करेंगे जब हम 4 में से 1.3 को बच्चों, तो क्या आंसर आएगा, 2.7 आर 0.7 T इज इक्वल्स टू 2.7 न्यूटन, दैट्स इट। ठीक है जी। सर इस तरह फॉर्मूला लिख के करना जरूरी है, हम डायरेक्ट अगर कर दे तो? नहीं नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया बच्चों। अच्छा इसके बाद बच्चों अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो हुक्स लॉ का है, जो डीफॉर्मेशन का टॉपिक है। वी हैवंट स्टडीड इट येट, सो वी विल नॉट डू द फर्दर पार्ट्स, लेकिन एटलीस्ट हमने यहाँ तक तो कर लिया इसको। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कोई देखते हैं। और कहीं आया तो था यार, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। To find that question. अच्छा जी, चलें, ये भी छोटा मोटा इसमें पार्ट ऑफ थ्रस्ट का है। व्हाट इज meant by वर्क डन, ये बाय द वे सवाल है 2018 का, ठीक है, मई जून 2018 पेपर 23 उसका सवाल है। स्टेट व्हाट इज meant by वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन का मतलब होता है फोर्स, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन होता है चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से एनर्जी का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस का नाम होता है वर्क डन। ओके, A diver releases a solid sphere of radius 16 centimeter from the seabed. ठीक है, the sphere moves vertically upwards, ठीक है, towards the surface of the sea. तो एक आदमी है जो कि बिल्कुल सी बेड में, समंदर के नीचे है, लेट्स से ये समंदर होगा और यहाँ ये सी बेड पे ये आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसने यहाँ से एक क्यूब को छोड़ा, जो क्यूब किस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। द वेट ऑफ द स्फीयर इज 20 न्यूटन, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज 170 न्यूटन। ऑब्वियस ही बात है कि जो क्यूब का अपना वेट है वो टोटली कितना है, 20 न्यूटन, और उस पर इतना डीप अंडर द वाटर जाने की वजह से प्रेशर डिफरेंस या अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा है उस पर, और कितना है 170 न्यूटन का। ऑब्वियसली कितना डिफरेंस आ रहा है फोर्सेस में, 150 न्यूटन का फोर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। The upthrust remains constant as the sphere moves upward. अपथ्रस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जैसे जैसे स्फीयर ऊपर जाता रहेगा। उसका रीजन ये है कि प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे, एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जब जाता है तो एक्चुअली में टॉप और बॉटम का प्रेशर डिफरेंस सेम रहता है, क्योंकि देखो अपथ्रस्ट प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, और प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर है, रो जी एच, विच इसमें एच जो है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या उसकी हाइट चेंज हो जाएगी क्या, या पानी की डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या, या ग्रेविटी में कोई चेंज आ जाएगा क्या? नो, किसी भी चीज में नहीं चेंज है। और फिर हमने जो अपथ्रस्ट का निकाला है, डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू ए। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा और एरिया भी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, तो इसका मतलब है कि अपथ्रस्ट भी ऊपर जाते हुए क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। सो यू शुड राइट दिस डाउन, या आपको एक चीज मेंशन कर लेनी चाहिए अपने पास कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बॉटम से छोड़ते हैं और वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अपथ्रस्ट में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। और उसके रीजंस भी आप डिफाइन कर दीजिएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, जो कि चेंज नहीं हो रही,
डेप्थ तो चेंज हो रही है लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही। और सेकंड जो है वो एरिया भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं है, जब प्रेशर डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा तो अब थ्रस्ट भी चेंज नहीं होगा। प्लीज नोट इट डाउन। ये मैं लिखवा दूं या आप लोग खुद से लिख लेंगे इसको? लिखवा दें। सर लिखवा दो। अच्छा लिखें। If an object is released deep under the fluid, if an object is released deep under the fluid, it moves upward, it moves upward, it moves upward due to high amount of upthrust, due to high amount of upthrust. As the object moves upward, as the object moves upward, as the object moves upward, the upthrust remains constant. The upthrust remains constant या remains same because the origin of upthrust is difference of pressure. Because the origin of upthrust is difference of pressure. The origin of upthrust is difference of pressure, which remains same, if the object moves upward. Which remains same if the object moves upward. By the way, ये जो मैंने इक्वेशंस भी यहाँ बताई हुई हैं, इसको भी बता दीजिएगा, इससे भी आपको ज्यादा सपोर्ट रहेगी, चीज याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, When you do that, please let me know. We will get back to our question. Question पे वापस चलेंगे अपने। पढ़ लिया सर। अच्छा जी, the weight of the sphere is 20 newtons. The upthrust acting on the sphere is 170. The upthrust remains constant as the sphere moves upward. ठीक है, calculate the density of the material of the sphere. तो हमें इस density इस sphere की calculate करनी है. What is the density of this sphere? Okay. Now density is equals to mass upon volume. ठीक है, डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है सर? तो क्या ऑब्जेक्ट फ्लोट भी अपथ्रस्ट की वजह से करता है? बिल्कुल सही कह रही हो रहीन, अपथ्रस्ट की वजह से ही वो फ्लोट कर रहा होता है पानी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब बच्चों डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। ठीक है, मास हमें नहीं पता लेकिन हमें स्फीयर का वेट पता है, हम इससे मास निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगा वेट अपॉन ग्रेविटी के। अच्छा, सेकंड हमें इसका वॉल्यूम भी नहीं पता लेकिन हमें इसका रेडियस पता है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस जो कि कितना पता है? 16। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बाय द वे आर को कन्वर्ट कर लेना, 16 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, 20 को 9.81 से डिवाइड कर देना, मास आ जाएगा, एंड यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। ओके, सर काफी बड़ी आ रही है 17157। हाँ 17157 क्योंकि मेटल स्फीयर है ना इस वजह से। जी सर, वो डेंसिटी की वजह से फ्लोट नहीं कर रहा होता, डेंसिटीज की वजह से फ्लोट कर रहा होता है, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन डेंसिटीज का डिफरेंस होता है तभी तो प्रेशर डिफरेंस बनता है ना। क्या नाम है हाजरा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, मैं एक डेंसिटी की रिस्पेक्ट से भी अपथ्रस्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओ लेवल्स में तुम लोगों ने पढ़ा है कि डेंसिटी अगर सेम होगी तो वो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है, किस तरीके से होता है। उसके लिए तुम लोग एक पोस्ट चेक करना, अक्सर फेसबुक के ऊपर इंटरनेट पे लगी हुई होती है, आइसबर्ग जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है
सुन रहे हो सारे? आइसबर्ग जो पानी में फ्लोट कर रहा होता है, जितना हिस्सा आइसबर्ग का ऊपर दिख रहा होता है उसका 90% पानी के अंदर होता है। ये चीज कभी पढ़ी है आप लोगों ने या सुनी है जी इसके जी बारे जी में? जी जी सुना है। हाँ, तो उसकी वजह ये होती है कि पानी की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है 1000 और आइस की डेंसिटी होती है 900। समझे डिफरेंस कितना है? कितना 100 का। या सिंपल लैंग्वेज में अगर ग्राम्स में बताऊं तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि उसको पानी में फ्लोट करने के लिए 90% उसकी डेंसिटी के बराबर पानी के अंदर जाना पड़ता है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को डिटेल में एक डेरिवेशन से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है? ये हो गया भाई, डेंसिटी आ गई आप लोगों की? सर डेंसिटी 116 आ रही है क्या? 116 आ रही है क्या? आ रही है भाई हामिस? सर वॉल्यूम तो 1715 से नहीं उस मीटर में तो करो, मीटर में भी तो करना होगा, सेंटीमीटर मीटर में 16। कन्वर्ट करना होगा ना हामिस उसको। जी, तो इस वाले पार्ट में सिंपल हमने क्या करना है हाजरा, हमने वॉल्यूम को निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब से, जो कि गिवन है। आर हमें मास हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हमें वेट गिवन है उससे निकालेंगे, और सिंपली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा के डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, प्लीज कन्वर्जन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग। जी रिजवी साहब, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हाईवे पे चलते हैं पकौड़े खाने के चलते। सही है, अच्छा जी। ब्रीफली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर। क्या होता है भाई ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द अपथ्रस्ट? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस एट द टॉप एंड द बॉटम, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एज इट रिलीज फ्रॉम रेस्ट। हमें इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो बाय द वे, डाउनवर्ड फोर्स कितना है? कितना फोर्स है डाउनवर्ड? 20। अपवर्ड फोर्स कितना है? 170। और इस स्फीयर का मास कितना निकाला था तुम लोगों ने अभी? 20 डिवाइड बाय 9.81। क्या आंसर आ रहा है? क्या मास आ रहा है भाई? सर 2 आ रहा है। 2 एग्जैक्ट 2 आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग होगा ना? 2.004 आ रहा है। 2.04, ठीक है 2.04। बच्चों ऊपर ऊपर का फोर्स गिवन हो, रेजिस्टिव फोर्स भी गिवन हो, क्या बताया था मैंने? क्या फॉर्मूला लगाते हैं? F माइनस एफ इज इक्वल टू ma। याद है? अच्छा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है ना, तो हमारा फॉरवर्ड फोर्स क्या कंसीडर किया जाएगा? 170। बैकवर्ड फोर्स कितना कंसीडर किया जाएगा? 20। मास कितना है? 2.04। और हमें एक्सेलरेशन निकालिए। सर 7 जी 7 74 मीटर्स। 74 73.5। 73.5, चलें ठीक है। 73.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन आ गई। ओके, आगे क्या फरमा रहा है वो? अच्छा, ये इक्वेशंस अभी हमने करनी है, चलो ये भी करवाता हूँ तुम लोगों को, आ जाओ। ये विस्कस ड्रैग क्या होता है बच्चों? व्हाट इज विस्कस ड्रैग? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। एयर रेजिस्टेंस पढ़ी है? जी सर। एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, याद है? मैंने तुम लोगों को बताया था कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है उसी को ही विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है। याद आया कुछ? सर आपने बताया था, फिर आप सर वो जो गन में होती है जब शूट होती है। नहीं, देखो भाई मैं बताता हूँ।
जब हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में चलाते हैं तो फ्लूइड के पार्टिकल्स उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और फ्लूइड गैसेस भी हो सकती हैं, क्योंकि फ्लूइड किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं जिसका इनडेफिनेट शेप होता है, यानी रेगुलर शेप नहीं होता, वो सॉलिड की तरह नहीं होता। अच्छा, अगर हैं एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर किसी वाटर में या लिक्विड में फ्लूइड फ्रिक्शन लग रही हो तो हम उसको कहते हैं विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। दो वर्ड्स हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, विस्कस फोर्स भी या ड्रैग फोर्स भी यूज कर तो सकते हैं। समझ नहीं आया ये। समझ नहीं आया? देखो, हम जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में चलता है, फ्लूइड दोनों चीजें होती हैं, लिक्विड्स और गैसेस दोनों होते हैं, तो जब वो चलता है कि फ्लूइड के पार्टिकल्स उससे क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। जैसे तुम अगर बहुत तेज हवा में चलोगे तो हवा तुम्हें टकराएगी और तुम्हारी मोशन को क्या करने की कोशिश करेगी, स्लो। स्लो। अपोज करने की कोशिश करेगी। तो वो जो अपोजिंग फोर्स को लगा रही है ना हवा, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग। मतलब रिएक्शन फोर्स ना। नहीं नहीं, रिएक्शन फोर्स नहीं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, सिंपल फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, मोशन को अपोज करती है। जी सर जी। ये एयर रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे उसको? ये एयर रेजिस्टेंस कहेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो वाटर में एयर रेजिस्टेंस तो नहीं होगी ना। अच्छा अच्छा, वाटर सही में सही विस्कस सही कहते हैं। वाटर में विस्कस ड्रैग कहते हैं हम उसको, फ्लूइड फ्रिक्शन को। देखो ये सब के सब है क्या, ये सब है, ये सब है फ्लूइड फ्रिक्शन। एक्चुअली इनका नाम क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। एयर में जब ये फ्लूइड फ्रिक्शन होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। जब ये लिक्विड्स में होती है तो हम इसको कहते हैं विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? आजा तुम मेरे पास आ जाना नेक्स्ट क्लास में ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ये अलग से समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सवाल में कह रहा है कि ड्रैग फोर्स के लिए उसने डी का सिंबल इस्तेमाल किया, दिस इज विस्कस फोर्स। D is equals to k r v square, where r is the radius of the sphere, v is its speed, and k is equals to 810 kg per meter cube. Determine the constant speed reached by the sphere. Sphere कितनी constant speed तक पहुंचेगा, ठीक है जी। By the way, this is a very difficult question. ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। जब कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है तो होता क्या है, एक्सेलरेशन जीरो जाती है। एक्सेलरेशन जीरो होती है, वेलोसिटी और कांस्टेंट हो जाती है। हाँ, अब एक बात बताओ, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग अपवर्ड। तो ये बताओ कि जो विस्कस फोर्स होगी, क्या वो अपवर्ड लग रही होगी या वो डाउनवर्ड्स लग रही होगी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। हाँ बिल्कुल सही है, ड्रैग फोर्स अब डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। अच्छा, ऊपर की तरफ इतना फोर्स उसको पुश कर रहा है, अब थ्रस्ट का 170। 170, डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 20। अब मुझे बताओ हामिज, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करने के लिए ड्रैग फोर्स को कितना होना चाहिए? 150। वेरी गुड, 150, गुड, 150 आ गया ये, ठीक है। जी जी। ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में 150 लगाओ, k की वैल्यू लगाओ, r की वैल्यू लगाओ और v की वैल्यू निकालो। समझ आया? ठीक है सही ठीक है। सही सही। सही है। सर एक आप डेफिनेशन लिखवा देंगे ड्रैग फोर्स की प्रोग्राम? एक सेकंड में लिखवा रहा हूं। हेलो, वी निकालना है ना इसमें। हाँ
जी सॉरी, हाँ बच्चों क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भाई तुम? सर वो डेफिनेशन बोल रहा था। हाँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉपरली लिखवा देता हूँ आपको। The fluid friction exerted by air the fluid friction exerted by air the fluid friction exerted by air is known as air resistance. The fluid friction exerted by air is known as air resistance. The fluid friction exerted by liquids, लिखिएगा, the fluid friction exerted by liquids, the fluid friction exerted by liquids is known as viscous force or drag force. Is known as viscous force or drag force. ठीक है, the fluid friction exerted by liquids is known as the fluid friction exerted by liquids is known as viscous force or drag force. Viscous force or drag force. ठीक है, और बच्चों जब तुम लोग अपना इंशाल्लाह इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए जब पढ़ोगे ना ई-कैट वगैरह, तो वहां पे वो इंटरमीडिएट की किताबों में इसको विस्कोसिटी कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं विस्कोसिटी का। ठीक है जी जी ठीक है, तो वहां पे परेशान नहीं होना, विस्कोसिटी है लिक्विड्स में लगने वाली फ्लूइड फ्रिक्शन होती है। और फ्लूइड फ्रिक्शन की मैं डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन अ सॉलिड मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, the particles of the fluid collide with that object, applying opposing force on it, which is known as fluid friction. This is in the recording में भी आ गया ये, और ये मैं लिखवा भी चुका हूं आप लोगों को पहले। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर कितना था? रेडियस 2.69 आ रहा है। 2.69 आ रहा है। अच्छा ठीक है, रेडियस कितना था बेटा इसका? 16 सेंटीमीटर था शायद। 16 सेंटीमीटर था। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ 16 सेंटीमीटर था भी या नहीं था। इसका रेडियस था 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। अभी कर लेते हैं इसको। अभी हमने निकाला ड्रैग फोर्स, हमने निकाली है कि 150 होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस अगर हमने करनी है 20 न्यूटन्स, 150 न्यूटन्स और 170 न्यूटन, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है ना। हम वैल्यूज लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू d अपॉन के आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइडेड बाय k कितना है 810, और r कितना है हमारे पास 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस टू, और उस सब का क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हमारे पास v की वैल्यू निकलेगी, और फिर उसका रूट कर देंगे। क्या वैल्यू आ रही है स्पीड की? 2.69 या 2.7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चंस देखो प्रैक्टिस करने से आएंगे। जितने ज्यादा तुम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, जब गाड़ी हमें चलानी नहीं आती ना, तो गाड़ी को हम बार बार चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने से हमें आता है। गाड़ी को हम कितना भी उसका मैनुअल पढ़ लें, किसी से कितना भी समझ लें, यूं करना यूं करना यूं करना, हमें तब तक चलानी नहीं आएगी गाड़ी जब तक हम खुद नहीं उसको हाथ लगाएंगे। शुरू में ठुकेगी गाड़ी, ठुकेगी भी, कुछ भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको चलानी आ जाती है। क्या फरमा रहे थे आप? देख कर डर गया था। क्या ब्रेक? क्या कह रहा हूँ, गाड़ी देख कर डर गए थे हम। गाड़ी देख के डर जाते हैं? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। सर हाँ बोले। सर क्वेश्चंस बता दीजिएगा, जैसे इसमें कुछ मिक्स है ना, कि कौन से हमारे हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं वो हमें बता दे, ताकि हम प्रैक्टिस कर लें उसकी। मैं चलो कुछ भेजता हूँ तुम लोगों को होमवर्क के क्वेश्चंस। ठीक है सर, ठीक है। सर क्विज होगा ऑनलाइन? यार अभी कुछ मैं कुछ नहीं कह सकता इस बार। ठीक है ना,
चलो मेरी क्लास 8 होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।